बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। दोस्तों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वोकैबुलरी, एक ऐसी शब्दावली जो अकाउंट्स के अंदर पाई जाती है, यानी कि वो टर्म्स, वो डेफिनेशंस, वो आइटम्स जिनके बिना आप अकाउंट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, आप अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे, इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे। यानी कि आप कोई भी चीज जब करते हो तो उस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, उसी वर्ड को हम टर्म्स कहते हैं। इसीलिए अकाउंट्स में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए पहले ही, अकाउंट्स को इंप्लीमेंट करने से पहले, ताकि आप अपने अकाउंटिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको रिकॉर्ड कर पाओ, उसको प्रिपेयर कर पाओ। तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स होती है। बेसिकली देयर आर मोर देन 40 टर्म्स जो आपको समझनी पड़ेंगी आपके इंट्रोडक्टरी सेशन में, ताकि आप अकाउंट्स की जर्नी को आगे ले जाओ। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे ऐसी 5 टर्म्स, यानी कि टोटल वैसे 40 से ज्यादा टर्म्स हैं, लेकिन 400 भी हो सकती हैं, लेकिन हमें 40 ही समझनी है ताकि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझ पाओ और आगे के चैप्टर्स को कवर कर पाओ। तो उसमें से 5 टर्म्स हैं आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, गुड्स, ड्राइंग्स, अकाउंट। इसके अलावा बहुत सारी होती है, जैसे कि आपकी डेटर्स, क्रेडिटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, आपका स्टॉक क्या होता है, परचेज क्या होती है, सेल्स क्या होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है, सेल्स रिटर्न क्या होती है। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट का मतलब, लॉस का मतलब, वो सारे अकाउंटिंग टर्म्स हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे, सीरीज ऑफ सेशन के अंदर। तो पहली टर्म जो हमें देखनी है आज वो है आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो पहली टर्म देखते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, आपको टर्म से पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेन देन, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा इवेंट जहां पे किसी गुड्स या फिर सर्विसेज का एक्सचेंज हो मनी के बदले। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई इवेंट, एनी इवेंट और अकरेंस, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट जहां पे वेयर गुड्स और सर्विसेज आर exchanged in consideration for money। यानी कि ऐसी कोई लेन देन जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है और आपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया मनी के बदले, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आप देखो कैटेगरी वाइज तो ये 2 तरीके की हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं इसके मोड ऑफ सेटलमेंट पे जाऊं, सर ये मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होता है? मोड ऑफ सेटलमेंट का मतलब, अगर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हैंड टू हैंड हो जाए, मैंने आपको माल बेचा, आपने मुझे पैसे दिए, नमस्ते, इसका मतलब सेटलमेंट कैसे हो रहा है? एकदम अभी के अभी, इमीडिएट। तो मोड ऑफ सेटलमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं। मोड ऑफ सेटलमेंट या तो इमीडिएट हो सकता है, यानी कि हैंड टू हैंड सेटलमेंट, या फिर ये बाद में हो सकता है, लेटर। आप मुझे बोल दो मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी सर, हम बाद में पेमेंट करेंगे। हाँ तो ठीक है, बाद में दे देना। बात को समझो, अगर तुम अभी सेटलमेंट कर दोगे, इस ट्रांजैक्शन को बोला जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन यानी कि चुन्नू ने मुन्नू को माल बेचा, मुन्नू ने उसकी पेमेंट कर दी हैंड टू हैंड, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर सेटलमेंट बाद में हो रहा है तो इसको बोला जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट अगर हैंड टू हैंड हो जाए तो वो होती है कैश ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट बाद में हो तो वो कहलाती है आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके अलावा अकाउंटिंग यूनिट से भी उसका रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग यूनिट का मतलब मैं आपको बता दूं एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरीके की हो सकती है। सर 2 तरीके की कैसे? बताता हूं। एक होती है आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शन, और दूसरी हो सकती है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब जिसका इंपैक्ट बाहर वाली पार्टी पे नहीं पड़ता, जैसे कि डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स,
एग्जाम्पल डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। सर आपने क्या लिख दिया, बताता हूं। देखो डेप्रीसिएशन आने वाली टर्म में मैं आपको बताऊंगा डेप्रीसिएशन क्या होता है। अभी इसको सिर्फ इतना समझ लो कि आप कोई भी फर्नीचर बिजनेस में खरीदते हो, कोई भी ऐसी चीज खरीदते हो जिसकी वैल्यू फ्यूचर में गिर जाएगी, उसको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो अगर उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ रही है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, इससे हमारे कस्टमर का क्या लेने देना? वो पैसे भर के जाएगा तुम्हारे फर्नीचर के? नहीं, वो वैल्यू में गिरावट है, उसको भी बिजनेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन उसका बाहर वाले कस्टमर से कोई लेने देना नहीं है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर ही अंदर हो जाती है, बाहर वालों को पता नहीं लगता, उसको बोलते हैं एक इंटरनल ट्रांजैक्शन। लेकिन ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका इंपैक्ट बिजनेस के बाहर वाली पार्टीज पे होता है, कस्टमर पे, सप्लायर पे और हमारे आपके किसी भी पार्टी पे जो बिजनेस से बाहर ऑपरेट करता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जैसे कि एग्जांपल, सेल ऑफ गुड्स टू एक्स, सेल ऑफ गुड्स टू एक्स, एक्स को माल बेचोगे तो ये बाहर वाली ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो ट्रांजैक्शन दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा सकती है, एक तो मोड ऑफ सेटलमेंट से और दूसरा अकाउंटिंग यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोड ऑफ सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमीडिएट ट्रांजैक्शन होती है, हैंड टू हैंड कैश ट्रांजैक्शन, लेटर वाली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बाद में पेमेंट करने वाली। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है। तो ये थे आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शन। बिजनेस की ट्रांजैक्शन दोस्तों बहुत टाइप्स की हो सकती है, तो थोड़े से एग्जांपल देखते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? एग्जांपल्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जैसे कि आपकी सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, इसके अलावा पेमेंट टू सप्लायर, आप जब अपने सप्लायर को पेमेंट करते हो उधार माल खरीद के। इसके अलावा आपका फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, आपने सैलरी पे करी एम्प्लॉइज को, सैलरी पेड, रेंट पे किया, रेंट पेड, ठीक है। कस्टमर से अमाउंट रिसीव किया, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये आपकी कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसा कोई इवेंट या अकरेंस जहां पे गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जा रही हैं मनी के बदले, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। टाइप्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम चलते हैं अपनी अगली अकाउंटिंग टर्म पे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पे, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म पे। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म आपकी कौन सी है? अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, अगली जो अकाउंटिंग टर्म है वो है आपकी अकाउंट। टर्म नंबर 2 अकाउंट। देखते हैं अकाउंट का मतलब क्या होता है। अकाउंट बेसिकली मैं आपको बता दूं, अकाउंट एक टी शेप फॉर्मेट या फिर एच शेप फॉर्मेट में हो सकता है। यानी कि अकाउंट जो होता है एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है जो या तो टी शेप हो सकता है या फिर ये एच शेप हो सकता है। बट अभी के लिए हम सिर्फ टी शेप अकाउंट को समझेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एच शेप अकाउंट्स कंपनी अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है। कंपनी अकाउंट्स जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो बाद में आती है 12th क्लास में, या फिर आप ग्रेजुएशन में देखते हो, या फिर आप प्रोफेशनल्स में देखते हो, या फिर कहीं और देखते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर वो नहीं होती। तो अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है टी शेप, जिसके अंदर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर दैट हेड। अगर आपने मेरा अभी तक अकाउंटिंग प्रोसेस वाला वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर ना क्लासिफिकेशन होता है IMRC SAC। IMRC का मतलब क्लासिफिकेशन में आप अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनाते हो, उसी को अकाउंट कहते हैं। तो वहां पे जो अलग अलग अकाउंट बनाते हैं ना अलग अलग हेडिंग के अंदर, जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, तो डिफरेंट कैटेगरीज के अकाउंट्स हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, उसी को हम अकाउंट कहते हैं। उसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट के दोस्तों दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड,
एक होती है क्रेडिट साइड, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अगली टर्म के अंदर हम आते हैं, अगली टर्म देखते हैं आपकी कौन सी होती है। तो हमने यहां पे अभी तक दो टर्म करी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन और दूसरा अकाउंट। तीसरी टर्म है आपकी कैपिटल। कैपिटल देखते हैं कैपिटल का मतलब क्या होता है। थर्ड टर्म है आपकी कैपिटल। कैपिटल का मतलब देखते हैं क्या होता है। कैपिटल सर, कैपिटल का मतलब न्यू दिल्ली। दिल्ली नहीं, ये वो वाली कैपिटल नहीं है नालायक। यहां पे कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं होता, यहां पे कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। सर पूंजी, हां, पूंजी का मतलब वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगा दिया उसको बोलते हैं कैपिटल। तो इसमें लिखो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, इसी को बोलते हैं कैपिटल। सर क्या मतलब, बताता हूं। देखो, मिस्टर एक्स ने एक फास्ट फूड का चेन लगाई, फास्ट फूड की कार्ट लगाई, ट्रक लगाया, ये उसका ट्रक है, ठीक है। यहां पे वो फास्ट फूड चलाता है, इसमें वो बना रहा है चाउमीन, बर्गर। पैसा कहां से आएगा, चुन्नू लगाएगा, चुन्नू कह रहा हूं एक्स लगाएगा। जब एक्स बिजनेस के अंदर मान लो 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, यही 1,00,000 रुपए कहलाएगी एक्स की कैपिटल, यानी कि जो पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया वही उसकी कैपिटल होती है। अब आप कहोगे सर अगर उसने वो कार्ट ही ट्रक भी लगाया तो ट्रक भी उसका था तो वो ट्रक भी कैपिटल है। अरे अमाउंट का मतलब खाली पैसा नहीं होता, यहां पे इसके अंदर इट मे बी इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉन मॉनेटरी, यानी कि आप अगर पैसा लगाओगे वो भी कैपिटल बनेगी, प्लेट कटोरी चम्मच भी डालोगे, कढ़ाई डालोगे, सिलेंडर लगाओगे, वो भी आपकी कैपिटल बनेगी। बिजनेस के अंदर कुछ भी लगाओ, मच्छर से लेके टायर तक सब कैपिटल बन जाएगा। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कैपिटल रिकॉर्ड कैसे होती है बिजनेस के अंदर। इस कैपिटल की एक और डेफिनेशन है जो कहती है, अनदर डेफिनेशन जो कहती है कि इट इज द क्लेम ऑफ ओनर्स इन टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इन टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, इन क्लेम ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। वो क्या कह रहा है कि कैपिटल का मतलब क्या है, जितने भी एसेट्स बिजनेस के पास मौजूद हैं, कैपिटल जितनी भी एसेट्स और प्रॉपर्टीज बिजनेस के पास हैं, उसमें जो मालिक का हिस्सा है वो आपकी कैपिटल होता है। क्या मतलब, एक बिजनेस के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास आई कहां से, कुछ उसने उधार ली होगी, कुछ खुद लगाई होगी। जो खुद लगाई हुई प्रॉपर्टी है वही आपकी कैपिटल है। इसका मतलब इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी बिजनेस में है, इसका जितना हिस्सा होगा वो इसकी कैपिटल बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लेम ऑफ ओनर्स इन टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स का मतलब क्या होता है वो हम आने वाली टर्म्स में देखेंगे। तो ये थी आपकी कैपिटल। अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो कैपिटल निकालने की एक इक्वेशन होती है जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और आने वाली टर्म्स में भी उसको कवर करेंगे। फिर भी मैं लिखवा देता हूं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सर ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं? ओहो, बात को समझो। एसेट्स का मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज का मतलब जो बाहर वालों का पैसा है। बिजनेस के पास 1 करोड़ रुपए था, 1 करोड़ रुपए में से 80 लाख हमें बाहर चुकाना है, बचा कितना? 20 लाख, वो हमारा है, मालिक का। वही तो कैपिटल होती है। बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो बाहर वालों को चुकाने के बाद बचेगा मालिक के पास, वही तो उसकी कैपिटल है। बस उसी को बोलते हैं कैपिटल। इसलिए इसको बोला जा रहा है क्लेम ऑफ ओनर्स इन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो ये थी आपकी अगली टर्म कैपिटल। अब इसको ना इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। अगली टर्म देखते हैं क्या होती है। अगली टर्म
नेक्स्ट टर्म है आपका, कौन सी टर्म है, हाँ कैपिटल हो गया। तीसरा, चौथा आपका ड्राइंग्स। फोर्थ टर्म आपकी आती है ड्राइंग्स। देखते हैं ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स का मतलब चित्रकला, चित्र यानी कि आपकी आर्ट। नहीं, ये वो वाली ड्राइंग्स नहीं है। यहां पे ड्राइंग्स का मतलब है ड्रॉ करना, यानी कि विड्रॉ करना, निकाल लेना। यानी कि 14 फरवरी। सर 14 फरवरी कैसे? ओहो, मान लो आपकी टेडी बियर की दुकान है, 14 फरवरी को आपको मोहतरमा को गिफ्ट देना है या भाई साहब को गिफ्ट देना है, जिसको भी देना है, डिपेंडिंग ऑन द केस, इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय। अगर आपको 14 फरवरी को टेडी बियर लेके जाना है उनके लिए, उनको देने, अपनी दुकान से निकाल लो टेडी बियर और उनको दे के आओ। आपकी दुकान से क्या निकला? माल। किस पर्पस के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। यानी कि अगर आप बिजनेस से कोई भी अमाउंट या गुड्स या फिर कोई भी एसेट पर्सनल यूज के लिए निकालते हो, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। क्या मतलब? लिखो, अमाउंट और गुड्स विड्रॉन from the business for personal use is called drawings। जो भी अमाउंट आपने बिजनेस से निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स का मतलब आपको क्लियर हो गया। ये होता है आपका ड्राइंग्स। सर इस ड्राइंग से होता क्या है? इस ड्राइंग से ना कैपिटल कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। इट रिड्यूसेस की स्पेलिंग में तबाही मच गई। इट रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द ओनर। इससे क्या होता है? मालिक की कैपिटल कम हो जाती है। भाई आप बिजनेस से पैसा निकालोगे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो बैंक का पैसा थोड़ी निकालोगे जिससे आपने लोन ले रखा है, वो अपने पैसे से आप खर्चा करोगे। बैंक तो अपना पैसा लेके रहेगा। तो आप बिजनेस से जब कोई भी चीज निकालते हो तो वो अपनी कैपिटल से ही निकालते हो, दूसरे के पैसे से मत निकालना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। अगली टर्म पे चलते हैं। अगली टर्म आपकी आखिरी टर्म है। आखिरी टर्म देखते हैं आपकी कौन सी है। आखिरी टर्म होती है आपकी गुड्स। तो पांचवी टर्म आज की जो है वो है आपकी गुड्स। देखते हैं गुड्स का मतलब क्या होता है। फिफ्थ टर्म आपकी गुड्स। सर गुड्स का मतलब माल। माल दोस्तों, माल या तो आप बिजनेस में खरीद के बेचोगे जिसको ट्रेडिंग कहते हैं, या फिर आप जो गुड्स खरीदोगे उससे कुछ बनाओगे और फिर बेचोगे, उसको बोलते हैं गुड्स फॉर कंजम्पशन। तो यहां पे जो गुड्स होते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज, गुड्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे आइटम्स परचेज्ड फॉर रीसेल और प्रोडक्शन of commodities are called goods। इसका मतलब अगर आप माल रीसेल के लिए खरीदते हो तो वो होता है ट्रेडिंग पर्पस। अगर आप माल बनाने के लिए खरीदते हो यानी कि यूज्ड एज या फिर कंज्यूम्ड, ओहो स्पेलिंग मिस्टेक, कंज्यूम्ड फॉर प्रोडक्शन और फिर बाद में इसको रीसेल करोगे, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन। आपने माल या तो बेचने के लिए खरीदा और बेच दिया, या फिर माल आपने खरीदा उससे कुछ बनाया और फिर बेचा, तो रीसेल पर्पस भी हो सकता है और वो कंजम्पशन पर्पस के लिए भी हो सकता है। ऐसे आइटम्स को हम गुड्स का नाम देते हैं, माल। ठीक है, गुड्स बिजनेस में कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है,
ठीक है, इनकी डिटेल हम अगली टर्म में करेंगे जो कि होती है स्टॉक। तो यहां पे मैं आपको बता दूं गुड्स का मतलब क्या है। माल आपने खरीदा बेचने के लिए या फिर आपने कंज्यूम करने के लिए उसको खरीदा, बाद में आप उसको बेच दोगे। तो ये था आपका गुड्स। ये थी आपकी 5 अकाउंटिंग टर्म्स। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं अगली अकाउंटिंग टर्म्स को लेके। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।